गरीब स्टूडेंट की जादुई टूटी हुई चप्पल। रिमझिम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रिमझिम के पिता किशोर एक मामूली किसान थे। वहीं माँ सरिता एक कुशल गृहिणी थी। 10 वर्षीय रिमझिम पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। साथ ही उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, उसे हर चीज दुगनी चाहिए होती थी। एक दिन की बात है। माँ, तुम मंदिर से आ गई, लाओ मुझे प्रसाद तो दो। ये लो बिटिया। अरे ये क्या माँ, आपने तो मुझे सिर्फ एक ही लड्डू दिया, एक और दो ना। बिटिया, प्रसाद थोड़ा सा ही खाते हैं, ज्यादा नहीं। पर मुझे तो और चाहिए, दो ना एक और लड्डू। रिमझिम ऐसे जिद नहीं करते, अच्छी बात नहीं। नहीं माँ, मुझे चाहिए तो चाहिए। आखिरकार सरिता को रिमझिम के जिद के आगे झुकना ही पड़ा और थाली में रखे सभी लड्डू रिमझिम को दे दिए। रिमझिम के पिता किशोर जब खेतों पर से लौटे, तब सरिता को परेशान देख वो बोले, क्या हुआ रिमझिम की माँ, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? सुनो जी, रिमझिम बड़ी होती जा रही है, साथ ही उसकी ज्यादा की चाह भी और बढ़ती जा रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसके भविष्य की। अरे भाग्यवान, इतना आगे की क्यों सोच रही हो? अभी हमारी बिटिया सिर्फ 8 साल की तो है, अभी ना समझ है, बड़ी होने पर अपने आप समझदार हो जाएगी। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैं बेवजह चिंता नहीं कर रही, आप अपनी लाडली को समझाती क्यों नहीं? ठीक है, अब तुम सो जाओ, ज्यादा चिंता मत करो, हमारी बिटिया धीरे धीरे समझ जाएगी। एक बार रिमझिम के माता पिता को किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो वो रिमझिम से बोले, बिटिया सुनो, तुम्हारी बुआ बहुत अमीर है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना, शाम तक हम लौट आएंगे। ठीक है पिताजी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पर घर पर ही रहना, कहीं चली मत जाना। और हाँ, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूंगी, आप दोनों जाइए और जल्दी आना। इतना कहकर रिमझिम के माता पिता घर से चले गए। वहीं दूसरी ओर रिमझिम अपना स्कूल का दिया हुआ होमवर्क करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उसे भूख सताने लगी। ओहो, मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे, चलो कुछ खा लेती हूँ, आज माँ ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया है। रिमझिम ने रसोई में जाकर प्लेट में खाना निकाला। वो खाने बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे इस समय कौन हो सकता है? माँ पिताजी तो शाम को आने वाले थे, चलो चलकर देखती हूँ। रिमझिम ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। बिटिया, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत दूर से आई हूँ। अम्मा आओ बैठो, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर रिमझिम रसोई से जाकर बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेकर आई। पानी पीकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और बोली, बिटिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे अनजान बुढ़िया को पानी पिलाया। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अम्मा, वैसे आपको जाना कहाँ है? मुझे बहुत दूर जाना है, अभी रास्ता बहुत लंबा है। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो कुछ खा लीजिए, रास्ते में आपको भूख लगेगी। आप कहीं जाना मत, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। इतना कहकर रिमझिम दौड़ते हुए थाली में परोसकर बूढ़ी अम्मा के लिए खाना लाई। बूढ़ी अम्मा ने बड़े प्यार से रिमझिम का परोसा हुआ खाना खाया। बिटिया, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा ने अपनी छोटी सी पोटली से एक जोड़ी चप्पल निकालकर रिमझिम को देते हुए बोली, बिटिया ये चप्पल तुम रख लो। नहीं अम्मा, मैं ये चप्पल नहीं रख सकती। बिटिया, प्यार से दी हुई चीज को मना नहीं करते। अच्छा ठीक है अम्मा, आप इतने प्यार से दे रही हैं तो रख लेती हूँ। बिटिया, मैंने तुम्हें जो चप्पल दी है वो जादुई है, पर जरा सी टूटी हुई है, इसका इस्तेमाल तुम बड़े ध्यान से करना। इस चप्पल को पहनकर तुम कुछ भी मांग सकती हो। क्या ये चप्पल मेरी हर इच्छा पूरी करेगी? हाँ, लेकिन तुम दिन में एक बार से ज्यादा नहीं मांगना, नहीं तो तुम्हारी लंबाई कम होती जाएगी, समझ गई? इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। वहीं रिमझिम जादुई चप्पल पाकर खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, जादुई चप्पल, अब तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, चलो एक बार पहनकर कुछ मांग कर देखती हूँ। ये कहकर रिमझिम ने तुरंत ही जादुई चप्पल पहनी और बोली,
जादुई चप्पल, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए जो गांव में किसी भी लड़की के पास ना हो। पलक झपकते ही सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग गया। ये देख रिमझिम दंग रह गई। अरे वाह, इन जादुई चप्पल ने तो कमाल कर दिया। बूढ़ी अम्मा ने तो मुझे बड़ी कमाल की चीज दी है। माँ पिताजी कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें ये जादुई चप्पल दिखाऊंगी। पर रिमझिम अपनी आदत से मजबूर सोचने लगी, मेरे पास सुंदर कपड़े तो आ गए, पर इतने से क्या होगा, इनके साथ सुंदर सैंडल भी तो होने चाहिए पहनने के लिए। रिमझिम ने फिर से वो चप्पल पहनी और ढेर सारे सैंडल मांगे। जादुई चप्पल ने उसकी ये इच्छा भी पूरी की। इस तरह उसने अपने लिए कई सारी चीजें मांगी। रिमझिम का लालच अब और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं जादुई चप्पल से ढेर सारे पैसे मांगती हूँ, माँ पिताजी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। जादुई चप्पल ने ढेर सारे रुपयों से घर भर दिया। ये देख रिमझिम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतने ढेर सारे पैसे। ये कहते हुए रिमझिम खुशी से पागल हो गई और नाचने लगी। लेकिन इस खुशी में वो बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात भूल गई कि उसे दिन में केवल एक बार ही मांगना था और उसके ज्यादा बार मांगने से उसका आकार बहुत छोटा हो गया। उसने देखा उसके आसपास रखी सभी चीजों का आकार बहुत बड़ा हो चुका था। ये सब चीजें मुझे बड़ी बड़ी दिखाई क्यों दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये कहते हुए रिमझिम अपनी आंखें मलने लगी। फिर उसने अपने आप को देखा और रोने लगी। मेरा कद छोटा हो गया, अब मैं क्या करूं? माँ पिताजी आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए रिमझिम फूट फूट कर रोने लगी। तभी थोड़ी देर बाद उसके माता पिता घर लौटे और घर पर ढेर सारे रुपए, कपड़े और बहुत सारी चीजें देखकर हैरान रह गए। अरे ये सब चीजें और इतने सारे रुपए हमारे घर पर कौन रख गया? पर हमारी बिटिया रिमझिम कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? रिमझिम बिटिया कहाँ हो तुम? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। रिमझिम, अरे ओ रिमझिम। ये कहते हुए दोनों माता पिता परेशान होकर अपनी बेटी रिमझिम को घर में ढूंढने लगे। तभी सरिता को लगा कि कोई उसका साड़ी का पल्लू खींच रहा है। सरिता ने जैसी ही अपने पल्लू की ओर देखा, उसे नन्ही आकार में रिमझिम दिखाई दी। सरिता ने अपनी बेटी को अपने हाथों में बैठा लिया और पूछने लगी, मेरी बच्ची, तुम्हारा आकार छोटा कैसे हो गया? माँ, ये सब मेरे ज्यादा लालच करने के कारण हुआ है। ना मैं ज्यादा लालच करती ना मेरा ये हाल होता। ये कहते हुए रिमझिम रोते हुए जादुई चप्पल और बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात उन्हें बताई। ये सब सुनकर रिमझिम की माँ सरिता बोली, बिटिया मैं तुझे कितना समझाती थी, पर तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा रखती थी। अब देख लिया ना नतीजा। हाँ माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे जल्दी से ठीक कर दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर हम उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के कहाँ जिसने तुम्हें जादुई चप्पल दी है? मुझे नहीं पता, अम्मा कह रही थी उन्हें बहुत दूर जाना है। रिमझिम की बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गए। उसके बाद किशोर और सरिता रिमझिम को हथेली पर लिए उस बूढ़ी अम्मा की खोज में निकल गए। तभी उन्हें जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा मिली। वो उन्हें देखते ही बोली, कहीं आप लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? क्या आप वही तो नहीं जिसने हमारी बिटिया को जादुई चप्पल दिए थे? तभी रिमझिम बोली, हाँ पिताजी, ये वही अम्मा है। तभी रिमझिम की माँ सरिता हाथ जोड़ते हुए बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा आप जो कोई भी हो, कृपया कर मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। बूढ़ी अम्मा नन्ही सी रिमझिम का हाल देखकर सब समझ गई। वो बोली, चिंता मत कर बेटी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन रिमझिम ने जो अपने लिए चीजें मांगी थी वो सब गायब हो जाएगी, साथ ही जादुई टूटी हुई चप्पल भी। अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब वापस रख लो, मुझे सब समझ आ गया। अब मैं कभी जरूरत से ज्यादा की इच्छा नहीं करूंगी, जितना है उसी में खुश रहूंगी। ये कहते हुए रिमझिम रोने लगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए रिमझिम के सर पर हाथ फेरा और वो फिर से पहले जैसी हो गई। रिमझिम बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर माता पिता के संग खुशी खुशी घर लौट आई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना हमें मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। गरीब बहनों का जादुई कढ़ी चावल। सेलापुर गांव की रहने वाली रश्मि और संध्या के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उनके पिता का एक ढाबा था
वो बहुत अच्छा चलता था। पिता की मृत्यु के बाद वहाँ पर ग्राहकों का आना धीरे धीरे लगभग बंद हो गया। साथ ही वो कर्ज में भी डूब गए। अब उन दोनों बहनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब हम क्या करें रश्मि? हमने इस ढाबे को चलाने की कितनी कोशिश की, पर यह ढाबा नहीं चला। अब तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपना ढाबा बेच देना चाहिए। दीदी, तुम ठीक कहती हो। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ढाबा बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्ज चुका देंगे, और जो थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे उनसे हम दूसरा कोई काम शुरू कर लेंगे। दोनों बहनों ने अपने पिता का ढाबा बेच दिया और कर्जदारों के पैसे वापस कर दिए। लेकिन इसी बीच संध्या की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और बचा हुआ सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। अब उनकी आर्थिक हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। दीदी, अब तो हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचा। मुझे पता है रश्मि, सारे बचे हुए पैसे बीमारी में लग गए। पता नहीं अब क्या होगा। उस दिन उनकी कुलदेवी की पूजा थी और उनके पास भोग लगाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए पैसे नहीं थे। दीदी, आज पूजा में भोग कैसे लगाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रसोई में जो कुछ भी रखा है तुम उसी का प्रसाद बनाकर देवी माँ को भोग लगा दो। रश्मि रसोई में गई। उसे 2 डिब्बों में जरा सा चावल और थोड़ा सा बेसन मिल गया। उसने उस बेसन की थोड़ी सी कढ़ी बना दी और चावल उबाल दिए। उसके बाद रश्मि उस भोग को लेकर अपनी कुलदेवी के मंदिर गई, जो जंगल के बीच बना हुआ था। वो भोग रखकर प्रार्थना करने लगी। हे देवी माँ, हमारे पास और कुछ नहीं है। मेरे पास जो था मैं उसी का भोग बनाकर यहाँ ले आई। आपको यही भोग लगाना होगा। रश्मि अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठ गई। उसी जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। वो कढ़ी चावल की खुशबू से मंदिर में खींची चली गई। वो बहुत भूखी थी। उसने तुरंत वो कढ़ी चावल खा लिए। तुम्हारे कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, बस इनमें थोड़े पकोड़ों की कमी है। रश्मि ने आवाज सुनकर घबराते हुए अपनी आंखें खोली। आप कौन है और आपने ये क्या किया? तुमने मेरे लिए तो यहाँ रखे थे, इसलिए मैंने खा लिए। हे भगवान, ये आपने क्या किया? ये तो मैंने कुल देवी के लिए भोग रखा था। आपने देवी माँ का भोग खा लिया। मैं भी तो एक देवी ही हूँ। रश्मि को उस जादूगरनी से बहस करना सही नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। तुम जा रही हो? तुमने बताया नहीं। तुमने इस कढ़ी में पकोड़े क्यों नहीं डाले? कहाँ से डालती पकोड़े? ना घर में तेल था और ना ज्यादा बेसन। मैं तो कुलदेवी को भोग लगाकर बचा हुआ खाना घर ले जाकर अपनी बहन के साथ खाने वाली थी, लेकिन आपने तो पूरा सफाचट ही कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। जादूगरनी ने अपने जादू से 2 छोटे बर्तन रश्मि को देते हुए बोली, तुम ये बर्तन अपने घर ले जाओ और इसमें कढ़ी चावल बनाना, लेकिन पकोड़े डालकर, और वापस मुझे देकर जाना। कढ़ी चावल इन बर्तन से नहीं बल्कि बेसन, चावल और तेल से बनता है। तुम इन बर्तन को लेकर घर जाओ, तुम्हें सब सामान मिलेगा, और मेरे लिए फिर से कढ़ी चावल बना कर लाओ, वो भी पकोड़े वाली। अगर इस बार भी तुम्हारा कढ़ी स्वादिष्ट हुआ तो मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी, जिससे तुम्हें और तुम्हारी बहन को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रश्मि उन दोनों बर्तनों को लेकर घर गई। घर जाकर उसने रसोई में देखा, वहाँ सच में तेल, चावल और बेसन डिब्बों में रखा हुआ था। उसने फिर से कढ़ी चावल बनाया, और वो भी पकोड़े डालकर। उसके बाद वो उन्हें 2 बर्तनों में कढ़ी चावल लेकर जंगल में बूढ़ी जादूगरनी के पास गई, और जादूगरनी ने कढ़ी चावल खाना शुरू कर दिया। जादूगरनी कढ़ी चावल खाती जाती और संध्या उसे और देती जाती। जादूगरनी को इस तरह खाता देख संध्या को लगा कि जादूगरनी सारा खाना खत्म कर देगी, लेकिन फिर संध्या ने देखा जादूगरनी ने इतना सारा कढ़ी चावल खा लिया, फिर भी बर्तन के कढ़ी चावल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तुमने इस बार बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने इतना सारा कढ़ी चावल खाया, फिर भी इन बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म नहीं हुआ। यही तो जादू है, क्योंकि ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये जादुई बर्तन है। तुम इन बर्तनों में कढ़ी चावल बनाना और बेचना। तुम्हारे ये जादुई बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें इन कढ़ी चावलों का ग्राहकों से
हमेशा उचित मूल्य ही लेना होगा, नहीं तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। रश्मि खुश होते हुए जादुई बर्तन लेकर अपने घर वापस लौट गई और अपनी बड़ी बहन संध्या को सारी बात बताई। दूसरे दिन से दोनों बहनें बाजार में कढ़ी चावल बेचने लगी। जो ग्राहक एक बार उनकी दुकान पर कढ़ी चावल खाने आता, वो हर रोज उन्हीं की दुकान पर खाने आता। धीरे धीरे उनके कढ़ी चावल लोगों को बहुत पसंद आने लगे और देखते ही देखते उनकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगने लगी। अरे वाह बहन, क्या कढ़ी चावल बनाती हो, मजा ही आ गया। भाई मैं तो घर से चाहे कुछ भी खाकर निकलूं, लेकिन जब तक इन दोनों बहनों के कढ़ी चावल ना खा लूं, मेरा पेट ही नहीं भरता। बहन थोड़ा सा कढ़ी चावल और दे दो मुझे। हाँ भैया और लो। ग्राहकों की इतनी भीड़ देख संध्या अपनी छोटी बहन रश्मि से बोली। रश्मि, ग्राहकों की संख्या बढ़ते हुए देखकर ऐसा लगता है कि हम एक दिन अपना खुद का होटल खोल पाएंगे। दीदी, मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी ये सब हो पाएगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि ग्राहक हमारे कढ़ी चावल के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि कम दाम की वजह से आते हैं। पूरे बाजार में एक प्लेट कढ़ी चावल 40 रुपए का बिकता है और हम सिर्फ 5 रुपए में बेचते हैं। हम दिन भर कड़ी धूप में खड़े होकर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। हमें अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कढ़ी चावल के दाम बढ़ाने होंगे। रश्मि, लगता है तुम उस बूढ़ी जादूगरनी की बात भूल रही हो। मुझे सब याद है दीदी, मगर ऐसा ही चलता रहा और किसी दिन जादूगरनी का जादू गायब हो गया तो हमारे पास फिर से कुछ खाने को नहीं होगा। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जादूगरनी की कही बात का क्या होगा? दीदी, कढ़ी चावल ऊंचे दाम में बेचकर हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। अगर जादूगरनी का जादू खत्म हो भी गया तो भी हम उन पैसों से कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे ना। लेकिन इस तरह 5 रुपए में कढ़ी चावल बेचकर जिंदगी का गुजारा कैसे कर सकते हैं? रश्मि ने कढ़ी चावल के दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिए। फिर भी बर्तन में कढ़ी चावल खत्म नहीं होते थे। दीदी, देखा आपने, जादूगरनी को भी पता है कि हमने अपने कढ़ी चावल के दाम दूसरों से कितने कम रख रखे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन रश्मि का लालच और बढ़ गया और वो अपनी बहन संध्या से बोली, दीदी, मुझे लगता है हमें कढ़ी चावल के दाम थोड़े और बढ़ा देना चाहिए। हमें 10 रुपए की जगह 30 रुपए में बेचना चाहिए। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। कल से ही हम कढ़ी चावल के दाम 10 रुपए की जगह 30 रुपए कर देते हैं। फिर अगले ही दिन से उन दोनों बहनों ने कढ़ी चावल के दाम पहले से ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी उनकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अरे, दोनों बहनों ने कढ़ी चावल के दाम और बढ़ा दिए, लेकिन बढ़िया कढ़ी चावल खाने के लिए इतना दाम तो चुकाना ही पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा भैया, इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल के लिए इतनी कीमत तो देनी ही पड़ेगी। उस दिन शाम को उनके बर्तनों में कढ़ी चावल नहीं बचा और दोनों बहनें वापस घर लौट आई। वो दोनों इतनी थकी हुई थी कि बिना कुछ खाए ही सो गई। फिर अगली सुबह, रश्मि, आज जरा ध्यान से काम करना, कल शाम को हमारे लिए कुछ नहीं बचा था। हाँ दीदी, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ। कढ़ी चावल की प्लेट तो तुम लगा कर देती हो ग्राहकों को। उस दिन के बाद रोज ही ऐसा होने लगा। दोनों बहनों के लिए शाम होते होते बर्तन में उनके खाने के लिए कुछ नहीं बच पाता था। वो दोनों इतना थके हुए होते थे कि कुछ पकाकर खाना खाने की भी हिम्मत नहीं होती। अब वो रोज बाहर से खाने के लिए कुछ खरीद कर लाने लगे। रश्मि, इस हफ्ते हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। हाँ, क्योंकि हमने रोज रोज बाहर से खाना जो खरीद कर खाया है। तो अब हम क्या करें? ऐसे तो अपना होटल खोलने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। दीदी, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हमें कढ़ी चावल के दाम और बढ़ा देना चाहिए। अब से हम कढ़ी चावल के दाम 30 रुपए से 35 रुपए प्लेट कर देते हैं। अब दोनों बहनों ने कढ़ी चावल के दाम 30 रुपए से 35 रुपए प्लेट कर दिया। लेकिन उस दिन दोपहर होते होते बर्तनों में कढ़ी चावल बिल्कुल खत्म हो गए और उन्हें दोपहर में ही घर वापस आना पड़ा। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। दोनों बहनें ये देख बेहद परेशान हो गई। दीदी, अगर आधे ही दिन में हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़े तो ऐसा कैसे चलेगा? रश्मि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम 35 की जगह कढ़ी चावल 40 रुपए प्लेट कर देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा।
फिर हम आधे ही दिन में उतने पैसे कमा लेंगे जितना हम पहले कमाते थे। फिर अगले ही दिन से दोनों बहनों ने कड़ी चावल के दाम 35 रुपए से 40 रुपए प्लेट कर दिए। रश्मि घर से जितने कड़ी चावल बनाकर ले गई थी वो सिर्फ 10 लोगों के लिए ही हो पाया। उसके बाद बर्तनों में कड़ी चावल खत्म हो गया। फिर दोनों को 1 घंटे बाद ही घर वापस लौटना पड़ा। तभी संध्या परेशान होते हुए बोली, रश्मि मुझे लगता है जादूगरनी ने अपना जादू वापस ले लिया है। दीदी वैसे आज हमने कितने पैसे कमाए? सिर्फ 400 रुपए। इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ है। अगर हम कड़ी चावल के दाम 5 रुपए से 10 रुपए ही रखते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रश्मि जंगल में गई और बूढ़ी जादूगरनी को पुकारने लगी, लेकिन जादूगरनी उसके सामने नहीं आई। कृपया कर एक बार मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच किया। हाँ तुमने लालच किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने कड़ी चावल के दाम कम रखोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपने लालच में तुमने सब कुछ गवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कड़ी चावल ऊंचे दाम में बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आपने मुझे अपनी जादुई चीज दी थी, लेकिन मैंने अपने लालच की वजह से उसे खो दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर रश्मि वापस अपने घर की ओर चली गई। अब दोनों बहनें काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें कोई काम नहीं दिया। दोनों बहनें घर लौटकर अपने किए पर बहुत पछता रही थी। तभी उनके घर वही बूढ़ी जादूगरनी आई। रश्मि मैं तुम्हारे घर कड़ी चावल खाने आई हूँ, वो भी तुम्हारे हाथ के बने हुए। आप बैठिए, मैं जरूर आपके लिए कड़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन बिना पकौड़ों के। तुम्हें पता है ना, मुझे बिना पकौड़ों के कड़ी चावल बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए बिना पकौड़ों के मत बनाना। हमारे घर में तेल और बेसन खत्म हो गया है। एक बार अपनी रसोई घर में जाकर तो देखो, वहाँ सारा सामान रखा हुआ है। रश्मि ने रसोई घर में जाकर देखा तो वहाँ तेल और बेसन से भरा डिब्बा रखा हुआ था। रश्मि ने तुरंत जादूगरनी के लिए पकोड़े डालकर कड़ी चावल बनाया और बड़े प्रेम से जादूगरनी को कड़ी चावल परोसा। जादूगरनी ने पेट भरकर कड़ी चावल खाया। चलो अब मैं अपने घर जाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा मन कड़ी चावल खाने का करेगा तब मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। जरूर आइएगा। बूढ़ी जादूगरनी के जाने के बाद जब संध्या और रश्मि घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा उनके दोनों बर्तनों में कड़ी चावल भरे हुए हैं। वो दोनों समझ गए कि जादूगरनी ने उन्हें माफ कर दिया है और उन्हें वापस अपने जादू के बर्तन दे गई है। फिर अगले दिन से पहली की तरह दोनों बहनों ने 5 रुपए प्लेट कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।